हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्नवालिस के प्रशासकीय सुधार। कॉर्नवालिस के प्रशासकीय सुधार। कॉर्नवालिस को भारत में शांति स्थापना तथा शासन व्यवस्था के पुनर्गठन हेतु गवर्नर जनरल नियुक्त कर भारत भेजा गया। वह कुलीन वृत्ति का उच्च वंशीय व्यक्ति था। उसे भारत में एक संतोषजनक भूमि प्रणाली स्थापित करने तथा एक ईमानदार कार्य सक्षम न्याय व्यवस्था के साथ साथ शासन व्यवस्था का भी पुनर्गठन करना था। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार। अब एक एक करके हम इसके सुधारों को देखेंगे। न्याय के क्षेत्र में इसने क्या सुधार किया। भारत में न्यायिक सेवाओं का जन्मदाता इसको कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहला कार्य यह किया कि जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में सौंप दी। जिले में तैनात कार्यवाहक कलेक्टरों को 1787 से दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने की भी शक्ति प्रदान की गई। जिला कलेक्टरों को एक प्रकार से जिले के सारे अधिकार सौंप दिए गए। जितने भी न्यायिक अधिकार थे वो सौंप दिए गए। फिर क्या किया गया, 1790 और 92 में फौजदारी अदालतों में फेरबदल करते हुए भारतीय न्यायाधीश वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली, घूमने वाली अदालतें गठित कर दी। मतलब जो भारतीय न्यायाधीश वाली फौजदारी अदालतें थी जिले में, उनको समाप्त कर दिया। उनके स्थान पर 4 घूमने वाली अदालतों का निर्माण कर दिया। 3 अदालतें बंगाल के लिए थीं और 1 बिहार के लिए। इन अदालतों में कार्य यूरोपीय अध्यक्ष, काजी और मुफ्ती की सहायता से करता था। ये जो भ्रमण करने वाली अदालतें थीं, इसमें कार्य कौन करता था? यूरोपीय अध्यक्ष। और किसकी सहायता से? काजी और मुफ्ती की सहायता से। ये न्यायालय जिलों में भ्रमण करके दंड नायकों द्वारा निर्देशित फौजदारी मामलों का निर्णय करते थे। इसी प्रकार मुर्शिदाबाद की सदर निजामत अदालत के स्थान पर एक ऐसा ही न्यायालय कलकत्ता में भी स्थापित कर दिया गया। इस न्यायालय में गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्य सम्मिलित थे तथा जिसकी सहायता के लिए मुख्य काजी तथा मुख्य मुफ्ती हुआ करते थे। यानी जिलों में जैसे अदालतें बनाई गई थी भ्रमण करने वाली, वैसी ही अदालतें प्रांतों यानी कि बंगाल में भी बना दी गई। कलकत्ता यानी बंगाल। अब यहाँ पर कॉर्नवालिस कोड संहिता की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसी के समय में एक कानून आया था, यानी कि कॉर्नवालिस ने ही ये कानून बनाया था। कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। कॉर्नवालिस ने अपने द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप प्रदान कर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। यानी जितने भी इसने सुधार किए उसका अंतिम मसौदा तैयार कर दिया। और उसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह सुधार सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। शक्तियों का पृथक्करण, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों की शक्तियाँ अलग अलग कर देना। तो इसी सिद्धांत का पालन किया कॉर्नवालिस ने। उसने कर तथा न्याय प्रशासनों को अलग कर दिया। कर यानी टैक्स वसूलने का जो शक्ति था और जो न्याय करने की शक्ति थी उसको अलग अलग कर दिया। इससे पूर्व तक जिले में कलेक्टरों के पास भूमिकर विभाग तथा विस्तृत न्यायिक और दंड नायक शक्तियाँ होती थी। यानी कलेक्टरों के हाथ में ही सारी शक्तियाँ होती थी। भूमिकर विभाग यानी कर वसूलने का अधिकार भी होता था कलेक्टर के हाथ में। विस्तृत न्यायिक शक्तियाँ और दंड नायक शक्तियाँ ये सब कलेक्टर के हाथ में ही होती थी। कॉर्नवालिस ने यह अनुभव किया कि कलेक्टर के रूप में किए गए अन्याय का निर्णय कोई स्वयं न्यायाधीश के रूप में कैसे कर सकता है। कॉर्नवालिस ने दिमाग लगाया कि जैसे कलेक्टर के पास सारी शक्तियाँ हैं, यानी कि कर वसूलने की शक्ति है, न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, तो मान लीजिए कलेक्टर भ्रष्टाचार करता है और कर वसूलने में गड़बड़ी कर देता है, फिर अपना ही निर्णय स्वयं कर लेता है न्यायाधीश बनकर, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया और क्या किया,
जमींदार और कृषक को इस न्याय पर विश्वास नहीं रह गया। अब कृषक और जो जमींदार थे वो कहते थे कि ये तो कलेक्टर जो है ये कर भी वसूलता है और भ्रष्टाचार करता है, तो स्वयं न्यायाधीश बनकर अपनी जांच पड़ताल भी कर लेता था। तो विश्वास नहीं रहेगा, कृषक और जमींदार इससे नाराज़ हो गए। इस प्रकार कार्नवालिस संहिता द्वारा कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ छीन ली गई और उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। यानी कि अब कलेक्टर केवल कर निर्धारण ही कर सकता है, न्यायिक और जो फौजदारी शक्तियाँ थी वो छीन ली गई कार्नवालिस संहिता के अंतर्गत। दीवानी अदालतों की एक क्रमिक श्रृंखला आरंभ हो गई। दीवानी अदालतें यानी कि जो लड़ाई झगड़े से अलग की अदालतें होती हैं। जैसे एक तो होता है भाई दीवानी मुकदमा, जैसे खेत वगैरह से संबंधित है, कर वगैरह से संबंधित है, पैसे के मामले में तो ये दीवानी मुकदमा होता था। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सब फौजदारी मामला होता है। तो दीवानी अदालतों की एक क्रमिक श्रृंखला स्थापित की गई। सबसे छोटी अदालत होती थी मुंसिफ की अदालत, जो 50 रुपये तक के मामले सुन सकती थी और इसका अध्यक्ष एक भारतीय अधिकारी होता था। मुंसिफ की अदालत से ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत होती थी, जो 200 रुपये तक के मामले सुनती थी तथा इसका न्यायाधीश यूरोपीय होता था। उपर्युक्त दोनों न्यायालयों से अपील नगर तथा जिला अदालतों में हो सकती थी। यानी मुंसिफ अदालत और रजिस्ट्रार अदालत के विरुद्ध अगर आपको कोई अपील करनी है, मान लीजिए इसके फैसले से आप खुश नहीं हैं, तो आप जिला अदालत में जा सकते थे। जिला न्यायाधीश सभी दीवानी मामले सुन सकते थे। इसमें उनकी सहायता भारतीय विधिवेत्ता करते थे। जिला अदालतों के ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें थीं, जहां जिला न्यायालयों से अपील होती थी। यानी जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे आप? जैसे पहले मैंने बताया मुंसिफ और रजिस्ट्रार अदालतें थी, उनके खिलाफ अपील तो आप जिला न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन जिला न्यायालय से मान लीजिए आप सहमत नहीं हैं तो उनके खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं? प्रांतीय न्यायालयों में। जैसे आज बना है सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ऐसे उस समय भी था। तो वही लिखा है कि जिला न्यायालयों से अपील होती थी। यह प्रांतीय अदालतें जो थी वो कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना में स्थित थी। ये 4 प्रांतीय अदालतें थी, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना। इससे ऊपर अपील, मान लीजिए इससे भी ऊपर आपको अपील करनी है, तब सदर दीवानी अदालत में आपको जाना पड़ता था, जिसका अधिकारी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होती थी। ये 1000 से अधिक के मामले सुनते थे और 5000 रुपये से अधिक के मामले सपरिषद सम्राट को प्रस्तुत किए जाते थे। यानी ब्रिटेन में अगर 5000 रुपये से अधिक मामला है लेन देन का, तो वो जो मामला है वो ब्रिटेन में जो सम्राट बैठा वो सुनेगा, उसकी मुकदमे की सुनवाई करेगा। इन अदालतों की क्रियाविधि निश्चित कर दी गई और इसमें भारतीय अधिकारी भी थे, उनकी योग्यताएं भी निर्धारित थी। हिंदुओं पर हिंदू विधि और मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। ये तो था न्यायिक सुधार। अब हम बात करते हैं कार्नवालिस के पुलिस सुधार की। कार्नवालिस के पुलिस सुधार। कार्नवालिस ने न्यायिक सुधारों को लागू करने के बाद पुलिस की ओर ध्यान दिया, यानी पुलिस सुधार की ओर ध्यान दिया। उसने पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण सुधार किए जो इस प्रकार थे। कार्नवालिस ने पुलिस में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनके वेतन भत्तों में वृद्धि कर दी। उसका मानना था कि पुलिस भ्रष्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके वेतन बहुत कम हैं, तो उसने उनके वेतन में वृद्धि की। चोरों और हत्यारों की गिरफ्तारी पर इनाम देने की भी घोषणा की। उसने कहा कि जो पुलिस अधिकारी या जो सिपाही चोरों को गिरफ्तार करेगा उनको हम लोग इनाम भी देंगे। तो ऐसे उसने प्रोत्साहन दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अपने क्षेत्र में डकैती तथा हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं रहे। अंग्रेज़ दंडनायकों को जिले के पुलिस का भार सौंपा गया। पहले क्या होता था, जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे उन्हें पुलिस अधिकार जमींदारों को दे दिया जाता था। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस वाले सारे अधिकार थे वो किसको प्राप्त थे? जमींदारों को। तो वो समाप्त कर दिया। कहा अब जमींदार के पास पुलिस अधिकार नहीं रहेगा और अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई चोरी या डकैती होती है तो उसके लिए जमींदार जिम्मेदार नहीं होगा, यानी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अंग्रेज़ दंडनायकों को वहाँ नियुक्त किया गया और ज़िले की जो पूरी पुलिस शक्ति थी वो अंग्रेज़ दंडनायकों को ही दे दिया गया। जिलों को
400 वर्ग मील क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। कार्नवालिस के कर संबंधी सुधार, यानी जो राजस्व था उसमें कैसे इसने सुधार किया। कार्नवालिस ने कर व्यवस्था में सुधार करते हुए 1787 में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिस पर एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया गया। इनकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई। पुरानी राजस्व समिति का नाम बदलकर राजस्व बोर्ड कर दिया गया। इसका कार्य कलेक्टरों के कार्य का निरीक्षण करना था, यानी कि पूरे प्रांत को 23 जिलों में बांट दिया गया और एक एक ज़िले में एक एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया गया। वो टैक्स वसूलने का काम करेगा और उस कलेक्टर पर नियंत्रण रखने के लिए एक राजस्व बोर्ड का भी गठन किया गया। 1790 तक वार्षिक ठेका प्रणाली ही चलती रही, यानी एक वर्ष में ठेका दिया जाता था राजस्व वसूलने का। 1790 में कार्नवालिस ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया, पर शर्त यह थी कि वे वार्षिक कर कंपनी को देना स्वीकार करें। ठेके की राशि 1/11 भाग कम कर दिया गया। ठेके की राशि में प्रारंभ में व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी, परंतु 1793 में इसको स्थायी कर दिया गया, यानी कि कर सुधार में इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया और जो भी टैक्स प्राप्त होता था उसका 1/11 भाग जमींदारों को मिलता था और 10/11 भाग कंपनी को, यानी अंग्रेज़ों को मिलता था। तो ये इसने स्थायी बंदोबस्त में लागू किया और जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया। तो इस तरह इसने कर व्यवस्था में सुधार किया। अब व्यापार तथा वाणिज्य में इसने कैसे सुधार किया। व्यापार विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिस पर कार्नवालिस ने ध्यान दिया। प्रायः कंपनी का माल घाटे में बिकता था, जबकि कंपनी के कार्यकर्ता द्वारा खाते में भेजे माल पर लाभ होता था। यानी जो कंपनी थी वो घाटे में जा रही थी और कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो मालामाल हो रहे थे, वो अपना खाता भरते जा रहे थे। चूँकि वो निजी व्यापार करते थे और अपना माल जो है, अपना निजी माल कंपनी का माल बता देते थे, कहते थे ये कंपनी का माल है और टैक्स देने से बच जाते थे। तो धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी और वो अपना निजी व्यापार करके मालामाल होने लगे। 1774 में व्यापार बोर्ड स्थापित होने के पश्चात कंपनी अपना माल यूरोपीय तथा भारतीय ठेकों द्वारा मोल लेती थी। कंपनी अपना माल किससे खरीदती थी? यूरोपीय और भारतीय ठेकेदार जो कि भारत में होते थे, उनसे कंपनी अपना माल लेती थी। ये लोग प्रायः घटिया माल ऊंचे मूल्य पर कंपनी को देते थे। व्यापार बोर्ड के सदस्य इन अनियमितताओं को रोकने के स्थान पर उनसे घूस व कमीशन ले लेते थे और वही सड़ा हुआ माल, यानी कि घटिया माल, कंपनी को दिलवा देते थे। फिर वो कंपनी जब उस माल को बेचती थी तो घाटे में जाती थी। इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कार्नवालिस ने सदस्यों की संख्या घटाकर 11 से 5 कर दी, यानी कि जो व्यापार बोर्ड था उसके सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी तथा ठेकेदारों के स्थान पर गुमास्तों और व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा माल लेने की व्यवस्था की। कार्नवालिस ने क्या किया कि उसने कहा कि अब कंपनी यूरोपीय और भारतीय ठेकेदारों से माल नहीं खरीदेगी, वो सीधे कहाँ जाएगी? गुमास्त और व्यापारिक प्रतिनिधि के द्वारा माल खरीदेगी। यानी जो सीधे वस्तुओं को बनाते हैं, ये लोग माल निर्माताओं को पेशगी या धन दे देते थे। यानी जो माल निर्माता थे, बनाने वाले थे, उनको पेशगी दे देते थे, एडवांस दे देते थे, धन, और भाव निश्चित कर लेते थे, जिससे कंपनी को माल सस्ता मिलना आरंभ हो गया। इससे कंपनी की अस्तित्व सुदृढ़ होने लगी और यह व्यवस्था कंपनी के अंतिम दिनों तक चलती रही। यानी कि व्यापारिक और वाणिज्य में सुधार यही किया, क्योंकि पहले जो कंपनी होती थी वो भारतीय ठेकेदारों और यूरोपीय ठेकेदारों से माल खरीदती थी, तो वो लोग सड़ा माल दे देते थे, घटिया माल दे देते थे और अधिकारी जो होते थे वो भी घूस लेकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जब कार्नवालिस आया तो उसने इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया और उसने माल अब सीधे माल निर्माताओं से खरीदना शुरू किया, यानी कि जहाँ पर वस्तुएं बनती थी उनसे खरीदना शुरू किया। घूस, भ्रष्टता और निजी व्यापार के दोषों को भी इसने समाप्त किया।
कॉर्नवालिस धन के लोभ से ऊपर था, जिसके कारण क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग्स बदनाम हुए थे। उसने अधिकारियों के घूस और उपहार लेने तथा निजी व्यापार करने को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया। कॉर्नवालिस के अनुसार कर्मचारियों के वेतन कम होने के कारण वे भ्रष्टाचार और निजी व्यापार में संलग्न रहते हैं, अतः उसने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। कलेक्टरों को 1500 रुपये मासिक के साथ ही संग्रहित कर पर 1% कमीशन भी दिया जाने लगा। यानी जो अधिकारी थे, चूँकि वो जानता था कि ये अधिकारी भ्रष्ट इसीलिए हैं क्योंकि इनका वेतन कम है, तो उसने क्या किया, इन सबका वेतन बढ़ा दिया और कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये कर दिया मासिक, और अलग से कहा कि आपको 1% और दिया जाएगा, जो टैक्स वसूलते हैं उसका भी 1% आपको दिया जाएगा। यानी जो टैक्स वसूलते हैं उसका 1% अलग से दिया जाएगा और 1500 रुपये मासिक तो आपका अलग से मिलता ही रहेगा। तो उसने सभी अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, जिससे वे भ्रष्ट काम ना करें। लास्ट टॉपिक है, आप कह सकते हैं सुधारों में प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण। कॉर्नवालिस भी जातीय श्रेष्ठता के भेदभाव से प्रेरित था तथा वह भारतीयों को हीन दृष्टि से देखता था, तथा भारत का सवर्ण वर्ग भी इसी भावना से प्रेरित था। कॉर्नवालिस की नज़र में प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट था। कॉर्नवालिस जो था वो भेदभाव से प्रेरित था, उसकी नज़र में प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट था। उसने प्रत्येक उच्च पद पर सिर्फ यूरोपियन की नियुक्ति की। अनुबद्ध सेवाओं मतलब जो सिविल सेवाएं थीं उनके द्वार भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। सेना में जमींदार और सूबेदार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर अमीन तथा डिप्टी कलेक्टर से ऊंचे पद भी उन्हें उपलब्ध नहीं थे। ये सारे पद केवल यूरोपियन के लिए थे। सर जॉन सोर के अनुसार अंग्रेज़ों की नीति यह थी कि अंग्रेज़ों को लाभ पहुंचाया जाए तथा भारतीयों को केवल वही पद दिया जाए जिसके लिए अंग्रेज उपलब्ध नहीं है। तो ये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका यूरोपीयकरण कर दिया, यानी कि सभी उच्च पदों पर यूरोपियन को नियुक्त कर दिया और भारतीय लोगों को वही पद मिलते थे जिनके लिए अंग्रेज उपलब्ध नहीं थे, यानी कि छोटे छोटे पद मिलते थे। तो ये हमने कॉर्नवालिस के सुधार देख लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।